हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवेल। आज हम लोग यूपी असिस्टेंट टीचर में प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे, जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन 77 और 100 करेंगे। तो कल तक हम लोग ने क्या किया था, 51 से लेकर 76 तक किए थे। 76 इसलिए किए थे क्योंकि पाई चार्ट था तो उसे कंप्लीट करना था। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो मिस हो गया था कल, स्लाइड स्क्रॉल कर गई थी तो वो मिस हो गया था। तो ये 57 नंबर का क्वेश्चन, इसको आज हम करवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार दिया हुआ है 660 मीटर, ऊंचाई दी है 440 मीटर, यानी कि हम एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद है 24 रुपये प्रति वर्ग हेक्टोमीटर की दर से खेत में पानी की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक शुल्क की गणना करें। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इसमें कि कितने रुपए प्रति वर्ग की दर से खेत में पानी की आपूर्ति चाहिए। तो टोटल वो क्या पूछ रहे हैं, टोटल प्राइस पूछ रहे हैं। अब यूनिट देखिए तो यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर हेक्टोमीटर है, तो उसको अभी हम उसको कन्वर्जन हम बताते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, सबसे पहले देखिए हमें एरिया में क्या करेंगे, एरिया में अगर इस यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 अपॉन, अब हेक्टोमीटर को जब हमें मीटर में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, 10 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें प्राइस पता चल जाएंगे। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 660, इंटू हाइट कितना है 440, इंटू 24 अपॉन 10 की पावर 4। ठीक है, अब ये दो ज़ीरो हैं, ये इससे यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर 4, तो यहाँ पर 10 की पावर 2 रह जाएगी। इधर 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये आ जाएगा 12। अब क्या करेंगे, देखिए दो डिजिट का अगर मल्टीप्लाई शॉर्ट में निकालना आता होगा तो ये इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत आसान है। 6 4 24, 4 कैरी आया 2, 6 4 24, ये भी 24, 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 2 कितना हुआ 50, यानी कि 0 कैरी आया 5, 6 4 24, 24 प्लस 5 कितना हुआ 29। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 12 बचा, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 4 48, 0 है तो पूरा आ जाएगा, फिर 12 9 108, यानी कि 8 कैरी आया 10, 12 2 24, 24 10 कितना हुआ 34। अब यहाँ पर ये अपॉन क्या है, 10 की पावर 2 है, यानी कि 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे हम, तो 348 हमारा रुपीस आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो यहाँ से हमारा आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है। प्रैक्टिस सेट 6 है, ये कौन सा है, वैसे सेट 3 है, लेकिन क्योंकि हम दो पार्ट में कराते हैं इसलिए 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 77, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। रेट पूछा है, दिया है मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, यानी कि प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए 1 साल की अगर हम बात करते हैं तो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो होते हैं दोनों सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें रेट निकालना हो तो हम क्या देखेंगे, इसका रेशियो कितना दिया है 10:12। ठीक है, 10 से 12 हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट बढ़ रहा है, किससे बढ़ रहा है 10 से बढ़ रहा है, 10 × 100। इस तरह से हम रेट निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 5 1/5, यानी कि कितना 20%। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ने बी को 2500 रुपीज़ एंड उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ए ने कुछ पैसे इसको दिए, सी को कुछ दिए, ये 2500 रुपये बी को दिए, और किस रेट पे 7% के रेट पे दिए। यदि 4 साल बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर इतने रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं तो सी को कितनी राशि दी गई है। जो इन्होंने कुछ लिख दिया है ये अमाउंट पूछा है, और ये इनका सिंपल इंटरेस्ट है। तो फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT अपॉन 100, इसी से करते हैं। कितना दिया है टोटल 1120 इक्वल टू, अब पहले बी का लिखते हैं फिर सी का लिखते हैं,
बी को कितना दिया है 2500, सी को कितना दिया है x मान लेते हैं प्लस एक्स, आर कितना है 7, टाइम कितना है 4 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको 7 इसको कट, ये कट हो जाएगा 7 1 7 और 6 160 आ जाएगा। उसके बाद ये 7 कैंसिल हो गया, अब ये 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 40। इसको इधर ले जाएंगे x को, उसके बाद ये इधर x को इधर लिख लेते हैं, तो ये कितना 4000 बनेगा, 4000 माइनस 2500 इधर जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 1500 रुपीज़ मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बी को 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये और सी को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये समान दर पर साधारण ब्याज पर उधार देता है। दोनों से कुल मिलाकर 5400 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्याज की दर उसी टाइप से है, बस इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों के लिए अलग ईयर दे दिए हैं। तो अब हम कैसे करेंगे, एसआई टोटल कितनी है 5400 रुपये है, आर क्या है, आर ही पूछा है तो आर कॉमन ले लेंगे पीआरटी में। अब इसका प्रिंसिपल पहले बी का लिखते हैं, तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं इसे, और टाइम कितना है 3। फिर हम सी के लिए लिखते हैं 6000, टाइम कितना है 4 डिवाइडेड बाई 100। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इधर 10 की पावर 3 बन रहा है, इधर 10 की पावर 4, 10 की पावर 2, इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा सिर्फ 60 बचेगा। आर कॉमन आया, 300 प्लस 240, ये बनेगा आपका 4, और इधर ये है 5400, तो कितना मिल जाएगा हमें आर, रेट मिल जाएगा 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, अंतिम संख्या से 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। देखिए हम देख रहे हैं कि कुछ नेचुरल नंबर जो हैं n हम मान लेते हैं उन्हें, तो उनका औसत जो है, एवरेज जो है उनका, वो है 15। अब ये कह रहे हैं फर्स्ट संख्या में, यानी कि फर्स्ट जो नंबर है उसमें +30 कर दिया, और लास्ट वाली जो नंबर है, यानी कि इसको हम लास्ट लिख देते हैं, लास्ट में 5 माइनस कर दिया जाए, तो इनकी वजह से जो आता है एवरेज टोटल नंबर्स का, वो आता है 17.5। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, हमें यहाँ पर देखना होता है कि ये जो ऐड और सब्सट्रैक्ट किया गया, इसका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है। तो देखिए जब भी किसी नंबर का कुछ नंबर ऐड किया जा रहा है, कुछ माइनस किया जा रहा है, तो नेट इफेक्ट कैसे देखेंगे, उसको सॉल्व करके +30 - 5, ये कितना हो गया, प्लस का 25 मिल रहा है ना हमें, प्लस का 25, यही होगा। जो डिफरेंस आ रहा है वो प्लस के 25 की वजह से आ रहा है एवरेज में। अब एवरेज में डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 15 से 17.5 हो रहा है। कितना डिफरेंस हुआ, एवरेज डिफरेंस कितना हुआ आपका 2.5 का। बस हम कैसे निकालेंगे, नेचुरल नंबर्स कितने हैं हमारे, नेट इफेक्ट जो कि नंबर्स का है डिवाइडेड बाय जो एवरेज डिफरेंस है। तो नेट इफेक्ट आपका है 25 डिवाइडेड बाय 2.5, तो कितना हो जाएगा 10 नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 37 और उनके वर्गों का अंतर 185 है। दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, x + y 37 है, के वर्गों का अंतर यानी कि x² - y² इक्वल टू कितना है 185 है। पूछा है दो संख्याओं का अंतर क्या होगा, x - y पूछा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x² - y² इक्वल टू x - y x + y।
185 डिवाइडेड बाई 37 इक्वल टू x माइनस वाई, ये कितना जाएगा 5 से जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है संख्या पी क्यू से 5 अधिक है, पी और क्यू वर्गों का योग 55 है, तो पी क्यू का गुणनफल क्या होगा। पी क्यू से 5 अधिक है, यानी कि अगर इक्वल करना हो तो हमें क्यू में 5 ऐड करना होगा। दूसरा है पी और क्यू के वर्गों का योग, यानी कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 55। पूछा है पी क्यू क्या होगा, सॉरी, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा। अब ये क्या p माइनस क्यू बन रहा है, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये p माइनस क्यू बन रहा है। ये इसका हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा pq मिल जाएगा। p माइनस क्यू कितना बन रहा है 5, यानी कि 25, और आपका p स्क्वायर की प्लस क्यू स्क्वायर कितना दिया 55 माइनस 2pq। अब इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो पी क्यू इक्वल टू क्या आएगा 55 माइनस 25 कितना हुआ 35, 35 डिवाइडेड बाई 2 कितना बना, सॉरी 35 नहीं 30, कितना बना 15। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है, उनमें प्रथम 3 का गुणनफल 455, अंतिम 3 का 1729, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। देखिए 4 अभाज्य संख्याएं, यानी कि 4 कितनी हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, इन्हीं को मेन टारगेट रखना है। आरोही क्रम में है, यानी कि ए बी सी डी, हम एज्यूम कर लेते हैं चारों क्या हैं अभाज्य संख्याएं। तो पहली 3 है, यानी कि ए बी सी, इनका गुणनफल कितना है 455, और आखिरी 3 यानी कि बी सी डी, इनका गुणनफल कितना है 1729। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी है, क्या करेंगे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 455 1729 का, ये किससे जाएगा 5 से तो जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं सबसे पहले। 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 15 हो जाएगा, उसके बाद 5 जाएगा नहीं। अब 7 से चेक कर लेते हैं, 7 से जाएगा, तो 7 6 42, उसके बाद ये आएगा 65, ये 2 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर 7 जाएगा। अब 13 से 65 जाता है, 13 से ये वाला नंबर जाएगा, हाँ जाएगा, तो 13 से 5 टाइम्स किया, 13 9 द 117। अब ये देखिए ये जो हमें मिल रहे हैं फैक्टर्स, ये कैसे मिल रहे हैं, ये प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि वो जो 4 डिजिट्स हैं वो यही हैं। तो इनको अगर हम लाइन से लिखें 7 5 13 9 19, ये चारों क्या हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकती। तो इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी, यानी कि 19 है आपकी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट है किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल में सभी अंक 3 प्राप्त होते हैं, ऐसे सबसे छोटी संख्या क्या है। अब देखिए ये जो ये दे देते हैं ना कंडीशन, वहीं से हमें क्वेश्चन को चेक करना स्टार्ट करना चाहिए। 476, अब यहाँ पर सबसे छोटी कौन सी है, हमें बस ये ध्यान देना है, 476 19 ये वाली है, इसको एक बार चेक करेंगे। तो इसको जब चेक करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करके, तो हमें ये देखना है कि 3 आ रहा है या नहीं। तो जब हम देखेंगे तो हमें सारी डिजिट्स जो हैं वो 3 में मिलेंगी, ठीक है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको एक बार चेक करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यदि ए बी बी सी एक्स और सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है तो उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो एक जैसे अनुपात में है मतलब इनका कहने का है ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या एक्स निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी, बी और एक सी कैंसिल हो जाएगा,
तो हमें क्या मिल जाएगा, ए सी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है ए बी सी वितथ समानुपात हैं, तो इसका हमें वैल्यू निकालनी है। ए बी सी वितथ समानुपात में है, इसका क्या मतलब है इनका कहने का कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल है बी रेशियो सी। ठीक है, इस तरह से जो 3 नंबर्स का प्रोपोर्शनल जब हम शो करते हैं तो इसकी कंडीशन कैसी होती है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये कंडीशन आती है। बस इसको हमें इस फॉर्मूले में रखना है। तो यहाँ पर ए सी को, ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये वाला बी मिलाकर क्या बनेगा, बी क्यूब। उसके बाद हमने ऊपर इसको ऐसे ही लिखा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। नीचे क्या हुआ, ए बी बी सी सी ए। अब यहाँ से ए सी को हम बी स्क्वायर लिख देंगे, तो हमें क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब। अब हमें कुछ ऐसा बनाना है इसको कि ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। तो अगर हम इसको यहाँ से हम क्या करें, बी क्यूब को अगर हम एक बी को बाहर निकाल लें, क्योंकि बी सब में कॉमन है, क्योंकि ये क्यूब में है तो बाहर क्या आएगा, बी क्यूब आएगा, और बी क्यूब ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बचेगा सिर्फ। अब नीचे से जब b निकाला और ये ब्रैकेट में क्यूब में है, तो बाहर एक b निकालने पर b क्यूब बन रहा है और ये कैंसिल कर रहा है। तो अंदर यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, c बचेगा, और यहाँ से सिर्फ एक b निकाला तो एक b बच जाएगा का होल क्यूब। अब ये सेम हो गया, यानी कि पूरा कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.21 एंड 0.09 का मध्यानुपात क्या है। तो ये भी वैसे ही, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब है 1.21 रेशियो x प्रोपोर्शनल है x रेशियो 0.09। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.21 ए सी कहते हैं ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई 0.09। तो अब देखिए ये 121 का, पहले इसको डेसिमल निकाल लेते हैं। नीचे आया 10 की स्क्वायर, इधर डेसिमल हटाया 10 का स्क्वायर। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है, जब इसका हम रूट इधर से क्या करेंगे, इसका रूट ले लेंगे। तो 121 का रूट क्या आएगा, 11, और 9 का रूट 3, और नीचे 10 की पावर 4 बन रही है। ये अंडर रूट से निकलने के बाद क्या आएगी, 10 की पावर 2। तो कितना हो गया, 33, और 10 की पावर 2 हटाएंगे तो आ जाएगा डेसिमल 0.33। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है ABC में, इसमें देखिए ट्रायंगल के अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ट्रायंगल ABC में एंगल B 60 है, C 40 है, AD और AE। तो हम बनाते हैं सबसे पहले ABC, एंगल B 60 है, C कितना है 40, AD और AE क्रमशः द्विभाजक और BC पर लंबे, यानी कि AD जो है वो BC का क्या है, द्विभाजक है। एंगल A द्विभाजक है, यानी कि ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, और ये यहाँ पर कौन सा है, D पर है, D डिनोट करा है। AE जो है वो BC पर लंब है, यानी कि A से हमने एक इस पे परपेंडिकुलर डाला, वो है E पॉइंट, AE। ये हो गया। अब EAD की वैल्यू पूछी, EAD यानी कि ये जो पतला सा एंगल छोटा सा बन रहा है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो हमेशा इस टाइप का जब आपका स्ट्रक्चर बनता है तो उसमें ये वाले जो एंगल होते हैं ना, ये इनका डिफरेंस होता है। ये वाला एंगल मान लेते हैं, ये एंगल क्या है, O है, ठीक है। तो एंगल O जो है ये किसका डिफरेंस होता है, एंगल B माइनस एंगल C। 60 माइनस 40 कितना मिला, सॉरी, इसके डिफरेंस का जो होता है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो इसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना मिला हमें, 20/2 यानी कि 10। ये जो पतला सा एंगल है कितना हमें मिला, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQR का अंतः केंद्र O है, QPR 50 है, बनाते हैं। इसका एक अंतः केंद्र O है, यानी कि इससे कहीं ना कहीं मिल रहा होगा। QPR PA ले लेते हैं, PQR
तो क्यू पी आर ये जो है ये 50 है। पूछा है क्यू ओ आर ये वाला एंगल पूछा है। तो ये इन सेंटर का क्वेश्चन है, अंता केंद्र ओ दे रखा है इन्होंने, तो इन सेंटर क्या होता है 90 प्लस ये वाला एंगल यानी कि एंगल क्यू पी आर डिवाइडेड बाई 2, 90 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 25। ये कितना बना 115 डिग्री आपका आंसर हो जाता है। इन सेंटर का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है एबीसी एक त्रिभुज है, आंतरिक कोण एंगल बी और बाहरी कोण सी के विभाजक बिंदु डी पर काटते हैं। सबसे पहले एबीसी एक ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी। अब ये कह रहा है आंतरिक कोण एंगल बी यानी कि ये वाला और बाहरी कोण एंगल सी यानी कि बाहरी कोण इसका ये वाला होगा। विभाजक बिंदु यानी कि इसको अगर हम बाइसेक्ट करें इस तरह से कुछ बाइसेक्ट होगा, और ये किस तरह से बाइसेक्ट होगा इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर मीट करेंगे। ये बिंदु डी पर काटते हैं, हो गया। बी डी सी इक्वल टू 50, बी डी सी ये वाला एंगल जो उन्होंने दे रखा है ये 50 है, तो एंगल ए कितना होगा ये वाला एंगल पूछा है। तो जब भी एक किसी ट्रायंगल का एक इंटरनल एंगल और उसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट करके जहाँ पर मीट करते हैं और एक एंगल बनाते हैं, वो हमेशा जो इसका थर्ड वाला एंगल होता है ट्रायंगल का उसका हाफ होता है। यानी कि अगर ये एंगल की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये थीटा है बाहरी वाला एंगल जो बाइसेक्ट करने के बाद मिल रहा है, वो जो इसका तीसरा एंगल है उसके आधा होता है, यानी कि ये डबल होता है। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर ये 50 है तो ये कितना होगा 100 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है यदि एक अधिक कोणीय त्रिभुज एबीसी में ए अधिक कोण है और ओ उसका लंब केंद्र है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्योंकि स्ट्रक्चर हमें खुद से बनाना है। देखिए सबसे पहले जो लंब केंद्र वाला क्वेश्चन होता है ओ यानी कि ऑर्थो सेंटर जिसे हम कहते हैं। ऑर्थो हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ऑर्थो सेंटर जो होता है वो 3 टाइप से बनता है। देखिए राइट एंगल में कहाँ पर इसकी होता है पोजीशन वो देखना है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की हम बात करें तो ऑर्थो सेंटर जो होगा हमेशा ये जो ये हाइपोटेन्यूज होगा इसके सामने वाला जो ये एंगल होगा ये इसका ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज के सामने वाला जो एंगल होगा वो इसका ऑर्थो सेंटर होगा। अगर एक्यूट एंगल बनता है यानी कि ये सारे एंगल कैसे हैं एक्यूट हैं, तो इसका जो ऑर्थो सेंटर बनेगा वो उसके सेंटर में बनेगा यहाँ पर कहीं। ठीक है, इस टाइप से बनेगा ये वाला। अगर ऑब्ट्यूज एक भी एंगल अगर ऑब्ट्यूज है यानी कि अधिक कोण है, मान लिए ये इस तरह से बन रहा है तो ये वाला क्या है ये अधिक कोण है 90 से ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका जो होगा ऑर्थो सेंटर हमेशा इस ट्रायंगल के बाहर कहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है इन्होंने दे दिया है ए अधिक कोण है यानी कि ये ऑब्ट्यूज एक ऑब्ट्यूज एंगल इसमें है ट्रायंगल में, तो इसका लंब केंद्र कहाँ बाहर होगा। अब इसको बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले इस तरह से एक ट्रायंगल बना लिया। एक हमें क्या करना है, एक जो ये वाला ए एंगल बनाना है ये ऑब्ट्यूज बनाना है यानी कि अधिक कोण बनाना है। बाकी हमने एक्यूट बना दिया अपना सिंपल। फिर बी ओ सी 54 कह रहे हैं। अब देखिए बी ओ सी ओ जो है इसका लंब केंद्र है यानी कि ओ कहीं बाहर होगा, और बी ओ सी उसकी वैल्यू कितनी है 54, और पूछा है बी ए सी यानी कि इसी की पूछिए वैल्यू। और अब देखिए इसे हम आगे बढ़ा देंगे। अब क्या होगा, ये क्या होगा, ये डॉटेड से हम दिखा रहे हैं शो कर रहे हैं। देखिए ये जो हमने ये आगे बढ़ाई है ना, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर 90 बना रही होंगी, और ये 90 जैसे ही बनाएंगी ना ये यहाँ पर मीट कर रहा होगा कहीं पे, और इस पॉइंट से अगर हम BC पर ले जाएं,
BC पर ले जाएं तो ये यहाँ पर 90 बना रहा होगा इससे मिलाते हुए, ये इससे होकर पॉइंट A से होकर निकलेगा, ठीक है, ये 90 बना रहा होगा। तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो जाता है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर जो होता है ये जो साइड्स होती है ना ट्रायंगल की, उससे लंब बनाता हुआ चलता है। तो ये हमारा ऑर्थो सेंटर हो गया। और इसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने क्या, 54 दे रखी है, और पूछा है एंगल ये वाला। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये 90 डिग्री है, ये क्या बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है आपका। इसको अगर हम अलग से देखें तो ये कुछ इस टाइप से बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये O है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, इसी तरह ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हमारे उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी क्वाड्रिलेटरल की, 360 होना चाहिए सम। ये एंगल कितना 54 दिया है, ये तो 90 90 180 बन गए। तो अब ये 54 क्या होगा, 54 180 माइनस अगर हम कर दें तो हमें ये एंगल पता चल जाएगा, ये वाला एंगल। तो 180 में से जब हम 54 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 126 बना। अब ये वाला एंगल 126 है तो ये वाला एंगल भी 126 होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये BAC जो होगा ये भी 126 होगा। ऑप्शन नंबर B इज राइट। यही हमें निकालना था। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये इसके अगर हमें पता हो तो हम सीधा कैसे बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाया इस टाइप से, ये हमारा A हो गया, ये हमारा O हो गया। यहाँ पर हमने ड्रॉ करना इसलिए बताया ताकि आप लोग को ये परपेंडिकुलर दिखा सकें, और इस तरह से ये यहाँ पर परपेंडिकुलर दिखाने के लिए हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया। तो हमेशा परपेंडिकुलर तो ये बनेंगे ही, क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि हमें ये कंडीशन याद रखिएगा तीनों, एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनता है। अगर ये पता हो तो हम क्वेश्चन को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 90 डिग्री हो गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, उसके अकॉर्डिंग ये भी 180 होना चाहिए इन दोनों एंगल का सम, तो ये कितना 126 मिल गया। उसके बाद ये मिल गया तो हमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सेम होते हैं, 126 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC एक त्रिभुज है, इसमें एंगल A 90 डिग्री है। मान लें कि AC भुजा पर कोई बिंदु P है, BC 10 सेंटीमीटर है, तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले ABC एंगल A हमें 90 डिग्री बनाना है, ये 90 डिग्री हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। AC भुजा पर कोई बिंदु P है, यहाँ पर कोई बिंदु P है, BC 10 है, ये वाली 10 है, AC 8 है, यानी कि ये पूरी कितनी है 8 है, और BP 9 है, यानी कि इसको इससे मिला दिया है और ये 9 है। तो A पे पूछिए, ये वाली पूछिए इन्होंने X। अब इसको ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये कितना बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें हो रही होगी। तो ये 10 है, ये 8 है, ये कितना मिलेगा हमें 100, वैसे तो पता होता है 100 माइनस 64 कितना मिलेगा 36 मिलेगा। 36 का रूट 6, यानी कि ये वाली कितनी हो गई 6 हो गई, ये 6 है, ये 9 है, तो ये कितनी हुई, यानी कि 9 का स्क्वायर 81 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 36, 81 माइनस 36 कितना आया 545, ठीक है। ये आ गया AP 45, यानी कि रूट 45 में आया। अब इसको कैसे निकालेंगे, AP स्क्वायर इज इक्वल टू 45 आया होगा, तो AP इज इक्वल टू रूट 45। तो 9 इंटू 5 होता है 45, 9 को अगर हम रूट से बाहर लें तो 3 रूट 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर D इज राइट। पाइथागोरस थ्योरम 2 बार लगाइए बस। अब ये कुछ स्टेटमेंट दिए, बताना है कौन सही है। दो समान त्रिभुज सदा सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम मतलब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि अगर समान हो तो वो कॉन्ग्रुएंट भी हो। दो समान त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बराबर होता है, ये भी ज़रूरी नहीं है, दोनों रॉन्ग हो गए। यदि दो त्रिभुजों के तदनुरूपी भुजाएं अनुपातिक हों तो वो एक समान होंगे, ये बिल्कुल सही है कि अगर दो ट्रायंगल हैं और उनकी साइड एक रेशियो में है तो वो सिमिलर कहलाएंगे, एक समान होंगे, बिल्कुल सही है। दो बहुभुज एक समान होंगे, उनकी तदनुरूपी भुजाएं अनुपातिक हैं, ये भी गलत है, क्योंकि अगर दो बहुभुज मान लिए इक्वल हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनकी भुजाएं भी कैसे हों,
एक रेशियो में हो, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है एबीसी में एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो हम बना लेते हैं। एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, तो पूछा है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसको हम दो बार इस तरह से, ए डी कॉमन है, बस इससे लेकर हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो आपका ए बी स्क्वायर आएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या है? ए बी और सी डी, यानी कि ये वाला टर्म चाहिए और ये वाला टर्म चाहिए। ए डी कॉमन आ रहा है, इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा कितना? ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब हमें ए बी प्लस ए डी सी डी में चाहिए, सॉरी, तो ए बी इधर है और माइनस का सी डी इधर है, तो इक्वल के इधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर। इसको हम इधर ले लेंगे तो प्लस का ए सी स्क्वायर, तो कितना बना? बी डी प्लस ए सी का स्क्वायर, यानी कि ये वाला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है, यदि निम्नलिखित आकृति में दर्शाया गया त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी है, ए सी डी एंगल 120 है, तो एंगल ए किसके बराबर है? एंगल ए पूछा है और कंडीशन क्या दी है? ए बी इज इक्वल टू ए सी है। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट होती हैं। अब देखिए 120 ये एंगल दिया है। अब क्या करेंगे हम? जब ये दोनों इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये। अब देखिए ये कितनी होगी? 180 माइनस 120 होगी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 180 माइनस 120 यानी कि कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये वाला एंगल जो है 60 हो गया। अब क्योंकि ये दोनों भुजाएं जब सेम है, इक्वल हैं, तो दोनों के एंगल क्या होंगे? ये भी सेम होंगे। ये भी एक क्या है? प्रॉपर्टी होती है, थ्योरम है। याद रखिएगा, जब दोनों के भुजाओं सेम होंगे उन सामने सामने के, तो उनके एंगल भी सेम होते हैं। जब ये दोनों 60 हैं तो ये क्या होगा? एंगल की प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, ये भी 60 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7x का गुणनखंड है, इसका फैक्टर है, तो a का मान क्या होगा? तो हम सिंपल से इसको क्या करेंगे? डिवाइड करके देख लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a। अब देखिए सबसे पहले x से जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा? माइनस का 5x प्लस 2a। यहाँ पर क्या क्या करेंगे हम? माइनस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस 5x, और ये इधर प्लस 10। फिर हम प्लस माइनस साइन चेंज हुए, ये गया 2a माइनस 10 मिला हमें। अब हमें क्या करना है? a की वैल्यू पूछी ना, तो ये अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए, यानी कि रिमाइंडर क्या? 0 होना चाहिए। तो ये कितना हुआ? ये 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि a इज इक्वल टू क्या आया? 5। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है, तो ये कंडीशन हमें बतानी है। अब देखिए a प्लस, इसका मतलब हो गया a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3, ठीक है। तो अगर ये है तो हम यहाँ से क्यूब निकाल सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के अकॉर्डिंग कितना होगा? a क्यूब माइनस 3a होता है, तो a क्यूब, यानी कि अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो मिलेगा हमें 3√3 माइनस 3a, यानी कि 3√3 ये हो गया, यानी कि ये a क्यूब और प्लस 1/a क्यूब हमें मिल गया, ये 0 हो गया। ये इसको हम एलसीएम लेंगे तो a6 प्लस 1/a क्यूब होगा, वो उधर चला जाएगा। a6 प्लस 1 इज इक्वल टू, और इधर क्या है? 0 है, तो 0 हो जाएगा, यानी कि a की पावर 6 इज इक्वल टू -1 में आ गई। अब हम क्या करेंगे? इसको a की पावर 6 में कन्वर्ट कर लेंगे, a की पावर 6, और ये है कितना? 30, यानी कि पावर 5 प्लस a की पावर 6, जो यहाँ पर आएगा हम उसी को लेंगे 6, और ये है कितना? 24, यानी कि 4, 6 4 24 हो गया। a की पावर 6 कितना है? 18, यानी कि 3। a की पावर 6 यहाँ पर कितना है? 12, यानी कि 2।
a की पावर 6 कितना है 1, a की पावर 6 रही और ये 1। अब देखिए ये ऑड पावर है, ये इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है। अब a की पावर 6 यहाँ पर कितना -1, -1 की जब पावर ऑड होगी तो क्या -1 आएगा। इसी तरह यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इवन है यानी कि +1 मिलेगा, यहाँ पर ऑड है यानी कि -1 मिलेगा, यहाँ पर इवन है +1 मिलेगा, फिर यहाँ पर -1 मिलेगा और ये +1 मिलेगा। तो ये -1 +1 ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मिल जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है a x² - y² है, b 20 है, x + y 10 है। तो ये कुछ कंडीशन दी हैं तो हम करके देखते हैं a b से बड़ा है क्या है। तो x² - y² = x + y, x - y होगा। ये a है आपका, x + y 10 है। अब ये बच रहा है x - y और b 20 दिया है। तो कुछ यहाँ पर डेटा मिसिंग है, इनमें से कोई नहीं क्योंकि दिए गए आंकड़े अपर्याप्त। यही बिल्कुल सही है क्योंकि b से कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं इन्होंने। नेक्स्ट है ये वाला x y की वैल्यू दी है, x² + y² की वैल्यू निकालनी। सिंपल इसमें क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, √2 - 1 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √2 + 1। ऊपर क्या बनेगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर, यानी कि जब उसका परफेक्ट स्क्वायर खोलेंगे a² यानी कि 2 + b² 1 + 2ab यानी कि 2√2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बनेगा, √2 + 1 √2 - 1 यानी कि a - b a + b a² - b² यानी कि √2 का स्क्वायर 2 - 1 का स्क्वायर 1। ये हो गया। ये कितना में मिल रहा है, 2√2 + 3, नीचे क्या मिल रहा है 1। अब y का इसी तरह देखेंगे तो ये देखिए कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर a - b का होल स्क्वायर बनेगा, तो उसको खोलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 + 1 माइनस का 2√2, नीचे फिर वही बनेगा 2 - 1 यानी कि 1। तो ये हो जाएगा 3 - 2√2। अब ये कह रहा है x² + y² की वैल्यू क्या होगी। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमें करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, 9 + 4 × 2 8 प्लस 2ab यानी कि 12√2, ये a का हो गया, प्लस y², इसका करेंगे a - b का होल स्क्वायर यानी कि 9 + 8 - 2ab माइनस का 2√2। तो अब देखिए माइनस का 2√2 प्लस का 2√2 कैंसिल हो जाएगा, 9 9 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 8 8 16 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 और 2 24। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट है, यदि लास्ट है क्वेश्चन, यदि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते का पान का पत्ता या ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता होगी। देखिए टोटल 52 पत्ते होते हैं, ठीक है, और 4 सेट होते हैं 13 13 के। क्यों, 13 4 द 52 होता है, इस तरह से होते हैं। उसमें होते हैं अंदर पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, जो यहाँ पर इन्होंने दिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर किसका काम है, हमें टोटल देखना है कि NS कितना है हमारा सैंपल और इवेंट्स कितने हैं, यानी कि जो कंडीशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग कितना है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू NE अपॉन NS, ठीक है, जितने इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी कि NS जो है टोटल सैंपल जो है वो 52 हैं और कॉम्बिनेशन बनाते हैं एक पत्ता निकालने का, यानी कि ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 52 होगी आपकी। इसी तरह अगर NE अगर हम फोकस करें तो NE क्या होगा, दोनों को ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर या दिया गया है। देखिए जब भी प्रोबेबिलिटी में हमने बार बार बताया कि जब भी या यूज़ होता है या फिर और इंग्लिश में यूज़ होता है, और वहाँ पर दोनों जो भी कंडीशन दी होती है उनको ऐड करते हैं आपस में। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उसमें से पत्ते का एक ही पत्ता निकाला है, तो वो एक कंडीशन दे रहे हैं कि वो पान का पत्ता हो सकता है या फिर ईंट का पत्ता हो सकता है, यानी कि अब ये इन 13 में से आएगा, ठीक है, कोई 2 यहाँ से लेगा ना, तो 13 में से कोई एक पान का पत्ता होगा और दूसरे 13 में से कोई ईंट का पत्ता होगा, यानी कि 13
कॉम्बिनेशन से बनेगा C1, एक पत्ता निकाला है, प्लस 13 कॉम्बिनेशन से बनेगा C1, एक ही पत्ता क्योंकि निकाला है। अब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 13 प्लस 13 यानी कि 26। तो हमारे नंबर ऑफ इवेंट्स कितने, 26 बन गया। प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 26 अपॉन 52, ये कितना आएगा, 1/2। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो यहाँ पर हमारे नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। तो ये टोटल सेट 3 कंप्लीट हो गए। इसमें मैथ्स में सेट 5 हैं टोटल, तो हमारे 2 सेट्स बचे हैं। वैसे हम डेली अब प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। SST का भी हम रेगुलर कराएंगे, इसके काफ़ी सारे सेट बचे हैं। और कंपल्सरी में 12 सेट हो चुके हैं, रिमेनिंग 8 सेट बचे हैं अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच।